हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स। हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम उसका चैप्टर कर रहे थे। तो उसमें शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें से हम इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और जो इन सभी लेक्चर के नोट्स हैं, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि विच है प्रेफरेंशियल राइट, उनको ना प्रेफरेंस दी जाती है। इक्विटी शेयर से पहले पे किया जाता है, चाहे डिविडेंड पे करना हो तो भी उसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, चाहे उनको रीपे करना हो, उनकी कैपिटल अमाउंट है जो उनको रीपे करनी हो उस पे भी उनको क्या होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है राइट ओवर द इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स से पहले जिनको प्रेफरेंस दी जाती है वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस कैसे दी जाती है? इनको दो चीजों में प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब क्या है, इनको डिविडेंड पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर से। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि 10 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो 10 लाख में से मान लीजिए टैक्सेस वगैरह या और जो भी है पे करके हमारे पास बचा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख हमारे पास बच गया। और मान लीजिए कि जो हमारी शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और अगर उस पर हमने 12% डिविडेंड पे करना है, आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर है जो उनपे डिविडेंड कौन सा पे किया जाता है, फिक्स डिविडेंड, राइट। प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब जैसे हम लिखते हैं ना 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तब पहले से ही डिसाइड होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे हम कितना डिविडेंड पे करेंगे। जैसे इक्विटी शेयर्स हैं जो, उनपे कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, राइट, बट प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो एक फिक्स अमाउंट में पे किया जाता है, जैसे 12%, 10%, 8%, मतलब पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रही हूं मैं। और मान लीजिए हमने डिविडेंड पे करने इनको 12%, तो कितना हो गया, 1,20,000। और हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, 8 लाख के। तो 8 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, जो 1,20,000 हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आया इसको पहले पे करेंगे, जो बाकी बच जाएगा, कितना बच गया, 6,80,000, इसमें से हम इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे। समझ आ गई? मतलब क्या है, जो डिविडेंड है उसमें हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, इनको पहले पे किया जाता है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर हमारी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम भी जब हमने पेमेंट्स करनी है, लाइक क्रेडिटर्स को पे कर दिया, डिबेंचर्स को पे कर दिया, ठीक है, तो जब हमने पेमेंट करनी है तो भी हम इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, राइट। इक्विटी शेयर्स को हम सबसे लास्ट में पे करते हैं, उससे पहले हम किसको पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को पे करते हैं। और क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इसमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं, इक्विटी की भी और डेट की भी, ठीक है। इक्विटी की क्या क्वालिटी होती है इसमें, और डेट की क्या क्वालिटी होती है। इक्विटी की क्या क्वालिटी होती है इसमें कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको डिविडेंड सिर्फ टू सिर्फ प्रॉफिट्स में से पे किया जाता है। मतलब जब प्रॉफिट्स होगा हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करेंगे। इन द ईयर ऑफ लॉसेज हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे नहीं करते हैं। हम इन द ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है उस साल हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करते हैं। तो ये क्वालिटी होगी इक्विटी वाली, ठीक है। और डेट वाली क्या क्वालिटी है प्रेफरेंस शेयर्स में कि इनको एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया जाता है। क्या, इनको एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम इनको ज्यादा पे करेंगे, कम हो रहा है तो कम, नहीं, हम इन्हें एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे करेंगे जो कि पहले से ही डिसाइड होता है। क्लियर? तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हाइब्रिड शेयर्स हैं जिनमें दोनों की क्वालिटीज हैं, इक्विटी की भी क्वालिटीज हैं और डेट की भी क्वालिटीज हैं। इक्विटी की क्या क्वालिटी है कि इनको प्रॉफिट्स में से ही पे किया जाता है, जब प्रॉफिट्स होंगे तभी पे किया जाएगा। और डेट की क्या क्वालिटी है कि इनको एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट टाइप है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। कम्युलेटिव शेयर्स कौन से होते हैं और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? देखिए, जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको ना हम एरियर ऑफ डिविडेंड पे करते हैं। लाइक एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए 2018 में हमें ना लॉसेज हो गए, ठीक है, 2018 में हमें क्या हुआ, लॉसेज हो गए और हमने
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट इनको पे करते हैं, राइट। तो 2018 में हमें लॉसेस हो गए, हमने इनको पे नहीं किया डिविडेंड। उसके बाद 2019 में है जो, वो भी लॉसेस हो गए, तब भी हमने इनको डिविडेंड पे नहीं किया। फिर 2020 में ना हमें प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, 2020 में क्या हुआ, प्रॉफिट्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, अगर हमने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है तो इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, 2020 के जो डिविडेंड है वो तो हमें इन्हें पे करने ही करने हैं, इवन 2018 के जो डिविडेंड बनते थे वो भी, और जो 2019 के डिविडेंड बनते थे वो भी हम 2020 में इनको पे करेंगे। मतलब जो एरियर ऑफ डिविडेंड है, जो डिविडेंड पहले के रहते हैं, वो भी हम इन्हें पे करेंगे इन द केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है कि जो एरियर ऑफ डिविडेंड है इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट वो पे नहीं किया जाता। क्लियर। इनको सिर्फ प्रॉफिट्स वाले ईयर में जो उस ईयर का डिविडेंड है वही पे किया जाएगा, जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो पे नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि जो शेयर्स, देखिए इनको डिविडेंड, एक फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट्स में से, ठीक है, एक फिक्स डिविडेंड प्रॉफिट्स में से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स को देना है हमने, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को जो देना है हमने, इक्विटी शेयर्स के लिए जो बचा हुआ है उसमें से इक्विटी शेयर्स को पे करके अगर फिर भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है उसमें से भी हम प्रेफरेंस शेयर्स के साथ शेयर करेंगे, तो उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देखिए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था कि हमारे कितने प्रॉफिट है, 8 लाख के प्रॉफिट है, राइट, 8 लाख के हमारे प्रॉफिट है, जिसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया था 1,20,000, राइट। तो हमारे पास सरप्लस बच गया, क्या बच गया, सरप्लस फॉर इक्विटी कह सकते हैं हम, ठीक है। इक्विटी के लिए सरप्लस कितना बच गया, 6,80,000, राइट, 6,80,000 बच गया। अब मान लीजिए कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख की, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, और हमने डिसाइड किया कि इनको हम 20% डिविडेंड देंगे। हमने क्या डिसाइड किया कि इनको हम 20% डिविडेंड देंगे, तो कितना डिविडेंड हो गया, 2 लाख हो गया, राइट, कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बचे हुए हैं, 6,80,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 लाख लेस कर देंगे जो हमने इक्विटी को देना है, ठीक है, जो हमने इक्विटी डिविडेंड देना है उसको लेस कर देंगे, कितना बच गया, 4,80,000 बच गया। अगर हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, अगर हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया है इन द केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये जो 4,80,000 है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें से हम उनके साथ शेयर करेंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को इसमें से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब अगर एक बार इन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया उसके बाद इस प्रॉफिट पे इनका कोई हक नहीं, ठीक है, 4,80,000 वाले प्रॉफिट पे नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स का कोई हक नहीं। सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ही होता है कि जो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, जो प्रॉफिट बचा है उसको, उस पे किसका हक होता है, मेनली इक्विटी शेयर्स का ही हक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हक होता है, या कंपनी अपने पास रिटेन्ड अर्निंग करके रखती है, उसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हम उनके साथ बांटते हैं। बट अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये 4,80,000 पे उनका कोई हक नहीं है, उन्हें सिर्फ टू सिर्फ एक जो फिक्स डिविडेंड है 1,20,000 वही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जहां हम प्रेफरेंस शेयर्स को एट द आफ्टर द पीरियड ऑफ फिक्स टाइम, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे मैंने 5 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, ठीक है, मैंने 5 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, तो 5 ईयर्स बाद मुझे उनको रिडीम करना है, राइट। बट अगर मैंने उन्हें कह दिया कि ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आप 5 ईयर्स बाद इनको रिडीम भी कर सकते हो और इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन द इक्विटी शेयर्स, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब चाहे तो आप इनको रिडीम करवा लो, पैसे वापस ले लो, या फिर आपके पास ऑप्शन है, आपके शेयर्स है जो वो कन्वर्टिबल है कि आप इनको इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो, आपके पास इक्विटी शेयर आ जाएंगे। क्लियर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इन द
इक्विटी शेयर्स उनको हमें रिडीम करना ही पड़ता है। जब उनकी मैच्योरिटी टाइम पूरा हो गया, मैच्योरिटी आ गई, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिडीम ही करना पड़ेगा, उनको हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको हम आफ्टर द फिक्स पीरियड रिडीम करते हैं। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स है जो वो 10 इयर्स के लिए इशू किए हैं, तो आफ्टर 10 इयर्स जब मैच्योरिटी होगी उनको रिडीम कर देंगे, राइट। इरिडीमेबल कौन से होते हैं, जिनको हम रिडीम नहीं करते, मतलब कंपनी के लाइफ टाइम में वो शेयर्स चलते रहते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हम उन्हें पे करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो वो अब इशू नहीं किए जाते, ठीक है। अब सिर्फ टू सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, और मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है इस शेयर्स को रिडीम करने का, दैट इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मैक्सिमम पीरियड होता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। आप आई होप आप सबको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे से क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस हैं जो वो मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट है हाई डिमांड अमंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स के मध्य, मतलब इन्वेस्टर्स के बीच प्रेफरेंस शेयर्स है जो उसकी ज्यादा डिमांड होती है रादर देन इक्विटी। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ना कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, इसमें ना कोई रिस्क नहीं होता। इन्वेस्टर्स को होता है कि हम शेयर्स भी खरीद रहे हैं और हमें एक फिक्स्ड इनकम भी मिल रही है, ठीक है। तो कंपनी के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी ने जब फंड रेज करने हैं तो कंपनी को शेयर अपना कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं करना पड़ता और कंपनी फंड भी रेज कर लेती है। नेक्स्ट है नो ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू डिविडेंड। अब इसमें क्या है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी की, क्योंकि कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। जैसे इन द केस ऑफ डेट क्या होता है कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आपको चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं, राइट, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है कि अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आप डिविडेंड पे करेंगे, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे, मतलब हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने की। नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट। और सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कंपनी के लिए कि वो फंड्स भी रेज कर लेते हैं, ठीक है, शेयर्स इश्यू करके फंड्स भी रेज कर लेते हैं और उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं देना पड़ता। वोटिंग राइट किनको मिलता है, सिर्फ टू सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो हम उन्हें ओनर कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो वोटिंग राइट है जो वो उनको होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नेक्स्ट है नो मॉर्गेज ऑन एसेट्स। तो जैसे डेट है, डेट के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, या फिर बैंक लोन हो गया, उन केसेस में हम क्या करते हैं कि एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, राइट। एसेट्स को हम मॉर्गेज करते हैं कि अगर हम पे नहीं कर पाए तो एसेट्स के ऊपर उनका चार्ज होता है, वो एसेट्स को बेच सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम किसी एसेट के ऊपर कोई मॉर्गेज नहीं करते। नेक्स्ट है नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब देखिए जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ना तो ओवर कैपिटलाइजेशन का खतरा हमेशा रहता है कि जब हमें मान लो फंड रेज करने हैं लॉन्ग टर्म लोन के लिए और हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इट मीन्स जो हमारा कंट्रोल है, ठीक है, जो हमारा कंट्रोल है वो डिफरेंट हैंड्स में जा रहा है। ज्यादा मान लीजिए पहले 10 ओनर्स थे, मतलब 10 इक्विटी शेयर्स थे, अब मान लीजिए पहले 100 थे, ठीक है, पहले 100 पर्सन्स को हमने इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे, अब हमें फंड की जरूरत थी तो हमने 150 को दे दिए, मतलब टोटल 150 हो गए। तो मतलब पहले 100% कंट्रोल करते थे, अब कितने के पास चला गया कंट्रोल, 150 के पास चला गया, ठीक है। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, और अगर हमें लगे कि पैसा ज्यादा लगाया गया है कंपनी में, पैसा है जो वो ओवर कैपिटलाइज हो गया, तो हम क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर्स को तो हम रिडीम भी नहीं कर सकते, राइट, इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स को तो हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं जब हमें लगे कि कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो इसलिए ओवर कैपिटलाइजेशन का भी कोई खतरा नहीं होता इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो वो डिफरेंट कैटेगरीज में हम इशू कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारी कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज मैंने भी आपको बता दी हैं, जैसे कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, वो वाले। नेक्स्ट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड रिटर्न, है ना, फर्स्ट इज फिक्स्ड रिटर्न। अब क्या है, जो अगर हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं,
ठीक है। अगर हम इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं तो इन द ईयर्स ऑफ प्रॉफिट भी हमें कोई भरोसा नहीं होता कि हमें जो डिविडेंड है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, या कितना मिलेगा, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता होता। बट अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि इन द ईयर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो हमें इतने परसेंट जो डिविडेंड है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो ये है कि हमें फिक्स्ड इनकम मिल जाती है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, तो पहले डिविडेंड है जो वो प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाएगा। इवन एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है वो भी पहले प्रेफरेंस शेयर को की जाएगी, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट है ओकेजनल वोटिंग राइट। ओकेजनली इनको वोटिंग का राइट भी मिलता है। ओकेजनली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई ऐसा फैसला है जो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिया जाना है, ठीक है, जो फैसला डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स को अफेक्ट करता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करता है, तो उस पर हम इन्हें वोटिंग राइट भी मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देखिए क्या है, डिसएडवांटेजेस भी दो टाइप के हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी देखते हैं, फर्स्ट इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो क्या होता है कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है ना, तो कंपनी के ऊपर फिक्स बर्डन बन जाता है कि इतना डिविडेंड पे करना ही करना है जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट हमें हुआ है 1.5 लाख का, ठीक है, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, और हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जिन पे हमने 1,20,000 तो डिविडेंड देना है। तो अगर हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो हमें उनको देना पड़ेगा 1,20,000। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बचे, सिर्फ 30,000 के, राइट। मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन बन जाता है कि डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। नेक्स्ट है डिविडेंड इज नॉन टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। और क्या है, डिविडेंड जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं ना, तो हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये मैंने आपको कल इक्विटी शेयर्स में भी पॉइंट समझाया था जब मैं इक्विटी शेयर्स के बारे में बता रही थी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे इधर एक्सपेंसेस हैं और इधर हमारी इनकम्स हैं और ये अमाउंट, ठीक है। और इधर हमारे ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट है। मान लीजिए ये हमारा 2 लाख का ग्रोस प्रॉफिट है, तो इसमें हमने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास, मान लीजिए 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, राइट। नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं प्रेफरेंस को, देन इक्विटी को, राइट। मतलब क्या है कि अगर हमने प्रेफरेंस की जगह पे डिबेंचर इशू किए होते, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की जगह पे डिबेंचर इशू किए होते, तो डिबेंचर को हम एज ए एक्सपेंस मानते, उसका जो इंटरेस्ट है ना उसको हम एज एक्सपेंस मानते और यहाँ पे माइनस करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस में ऐड करते और नेट प्रॉफिट हमारा कम शो होता। जितना कम नेट प्रॉफिट शो करेंगे हम, उतना हमारा टैक्स है जो वो कम लगेगा, राइट। बट अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसमें से पे किया जाएगा। मतलब क्या है, डिविडेंड पे कर रहे हैं जो हम, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने पर हमें कोई भी टैक्स में बचत नहीं होती, राइट। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन होता है कंट्रोल का जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन कैसे होता है कंट्रोल का, जब कभी कभी हमें इनको वोटिंग राइट देना पड़ जाता है, ओकेजनली वोटिंग राइट देना पड़ जाता है, राइट। तो वहां पे कंट्रोल है जो वो सिर्फ टू सिर्फ इक्विटी शेयर्स के पास नहीं रहता, तो कभी कभी जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट इज नो वोटिंग राइट। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, इन्हें नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये सिर्फ अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग जो इनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मैटर, सिर्फ उन पे वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी भी मैटर पे वोटिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये डिसएडवांटेज है। कंपनी में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ये उस पर वोटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। अब सरप्लस प्रॉफिट में इनमें कोई शेयर नहीं मिलता। मान लीजिए कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं इस बार, बट इन्हें तो सिर्फ एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, इन्हें उससे ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्हें यहाँ पे भी लॉस है इस चीज का कि इन्हें सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, बाकी सारा का सारा प्रॉफिट्स किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर्स के पास जाएगा। नेक्स्ट है नो रिटर्न इन द ईयर ऑफ लॉस।
हमने पहले क्या बात की है कि जो डिविडेंड है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को, वो सिर्फ इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स ही पे किए जाते हैं। मतलब इन द ईयर ऑफ लॉस अगर तो कम्युलेटिव है तो इन द ईयर ऑफ लॉस उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट एरियर ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। बट अगर कम्युलेटिव शेयर्स नहीं है तो इन द ईयर ऑफ लॉस उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स ही उनको डिविडेंड मिलेंगे। क्लियर? आई होप आप सबको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स वगैरह वहां से मिलते रहें। थैंक यू।